हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो आप लोग के लिए दिया जा रहा है वो जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो एलएलएम के स्टूडेंट हैं या जो रिसर्च स्कॉलर हैं, एलएलएम के बात करते हैं, जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हायर जुडिशल की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप लोग को लिए दिया जा रहा है। और ये जो वीडियो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, उस पर हमने आज आप लोग के लिए टॉप 5 इम्पॉर्टेंट केसेस सेलेक्ट किए हैं। ये टॉप 5 इम्पॉर्टेंट केसेस को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दूसरा एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चंस आपको आएंगे तो केस लॉ से जो आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो इसी से आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 केसेस आप लोग के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत से केसेस हैं, लेकिन अगर ये टॉप 5 केसेस की आप स्टडी कर लेते हैं तो जो एग्जामिनेशंस आपका होगा आने वाले समय में, उसमें आपको ये क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से केसेस आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, उस केसेस के क्या फैक्ट्स रहे हैं, उस केसेस में कोर्ट के क्या डिसीजन आए हैं, क्या ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट केसेस बना। ये सब सारी सारी बातों को हम लोग एक एक करके इस पूरे वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहें। और ये स्टूडेंट आपसे कहना चाहते हैं कि जो ये परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है ये फ्री आपका, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप एक बार अगर परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर मिल जाएंगे। आपको ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आया कि नहीं आया और कब आएगा। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक वो वीडियो आ जाएगा। देखो, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो सारे लीगल इवेंट्स को कवर करता है। वो चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट हो, इसके साथ साथ कोई जुडिशरी के वैकेंसी हो, एग्जामिनेशंस हो, एग्जामिनेशन के पेपर का एनालिसिस हो, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है उसको आप लोग को बताया जाता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनसे आपको मिलवाया जाता है। इसके साथ साथ चैनल पर आपको ढेर सारे एक्सपर्ट्स समय समय पर आते हैं। कभी आपको रिटायर्ड जजेस आते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के, या डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, मजिस्ट्रेट लोग आते हैं, साइकोलॉजिस्ट लोग आते हैं। इसके साथ साथ जो लॉ के प्रोफेसर्स हैं वो आपके बीच में आते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट आपके बीच में आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई मेंबर्स अगर रिटायर हो जाते हैं तो वो आपके बीच में आते हैं। तो ये सारे लोग समय समय पर आपको इस चैनल पर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और आप लोग को सुपर गाइडेंस देते हैं। उस गाइडेंस से आप लोग बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऑटोमेटिक आपको सब चीज़ें मिलने लगेंगी। तो चलिए देखिए, हम लोग जो केसेस को आज स्टडी करेंगे, सबसे पहला जो केस आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है उस केस का नाम है अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल, ये 1942 का केस है, 1942 का। इसका सब्जेक्ट है इम्प्लाइड प्रपोजल, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भित प्रस्ताव या विवक्षित प्रस्ताव। ये ब्रिटेन का केस है, ब्रिटेन के गांव का केस है, किसान का केस है। अब देखो इस केस में क्या हुआ था कि जो इसमें प्लेंटिफ आपको दिख रहा है, अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये फायर ब्रिगेड कंपनी है। जो पावेल हैं यानी डिफेंडेंट हैं वो एक किसान है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है। जो मिस्टर पावेल है उनके गांव में उनका खेत है, वहाँ पर एक दिन अचानक आग लग जाती है। जब आग लगती है तो वो फायर ब्रिगेड कंपनी यानी अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बुलाते हैं कि मेरे खेत में आग लग गई है और आइए इस खेत में आग को बुझाइए। जो अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये प्राइवेट एजेंसी है फायर ब्रिगेड की, ये गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है। तो अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो फायर ब्रिगेड कंपनी आती है, पावेल के खेत में जो आग लगी रहती है उसको बुझा देती है। उसके बाद पावेल से अपने चार्ज की डिमांड करती है, कहती है आपको इतने पैसे देने हैं। पावेल कहते हैं कि मुझे तो ये पता था कि आपके जो सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कास्ट है। और पावेल ने ये भी डिफेंस लिया कि मैं देखता हूँ कि मेरे खेत के आसपास के जो खेत हैं वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको बुलाया जाता है, आप आते हैं और फ्री ऑफ कास्ट आप उस प्राकृतिक आपदा को दूर कर
करके चले जाते हैं। आप कोई पैसे की डिमांड नहीं करते। तो मुझे तो ये मालूम था कि ये आपकी सर्विसेज फ्री है, इसलिए मैं आया। मैटर जब कोर्ट पे गया, तो देखिए अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा कि मैं एक प्राइवेट एजेंसी हूँ, जो किसान या जो व्यक्ति मुझसे अपने खेत का, प्लाट का, बाग का, बगीचा का खेत इंश्योरेंस करा लेते हैं, यानी वो इंश्योर्ड हो जाते हैं, और तब उनके यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मैं उनको सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है। रही बात मिस्टर पावेल की, तो मिस्टर पावेल का खेत जो उनका था वो अनइंश्योर्ड था, इंश्योर्ड नहीं था। पावेल ने कोई बीमा खेत का नहीं कराया था, इसलिए कोर्ट ने कहा चूंकि आपका खेत बीमा के अंतर्गत नहीं आता था, आपको अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देना पड़ेगा, जो उनका लेबर चार्ज है, जो उनकी सर्विसेज है, उसके फीस को आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए। और इसमें जो इम्प्लाइड प्रपोजल था, उसी पर ऑनरेबल कोर्ट ने अपना बहुत अच्छा फाइंडिंग दिया, और ये केस ला तब से बना हुआ है और बराबर एग्जाम में आता है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग दूसरे केस की ओर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893। ये भी ब्रिटेन का केस है। इस केस ला के द्वारा जनरल ऑफर की उत्पत्ति हुई है। देखो इस केस में क्या था, कार्लिल एक ब्रिटेन की महिला है जो प्लेंटिफ है। जो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी डिफेंडेंट है, वो क्या है, ये मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी ब्रिटेन की। तो जो दवा निर्माता कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, इसने पूरे लंदन शहर में एक पर्चे बंटवाए, हैंडबिल। उस पर्चे में उसने लिखा कि मेरी कंपनी की ओर से एक ऐसी दवा को खोजा गया है, उस दवा का सेवन करने के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इसके बाद भी किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी 100 पाउंड, यानी कि 100 पाउंड उसको क्षतिपूर्ति देगी। और 100 पाउंड देने के लिए कंपनी ने 1000 पाउंड, यानी 10 गुना, 1000 पाउंड लंदन के अलायंस नामक बैंक में जमा कर दिया है, और ये बैंक का अकाउंट नंबर है। ये पर्चे पूरे लंदन शहर में बटे। कार्लिल एक लेडीज थी, उसने उस दवा को खरीदा, दवा को खाया, इसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। जब उसने कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी से डिमांड किया कि आप मुझे 100 पाउंड दीजिए, तो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने कहा कि मैंने तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब एडवर्टीजमेंट किया था, मेरा कोई इंटेंशन किसी के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह करने का नहीं था, इसलिए मैं आपको कोई डैमेजेस नहीं दूंगा। 100 पाउंड की मैटर कोर्ट में गया। देखो कोर्ट ने कहा कि जो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने पूरे लंदन शहर के भीतर पर्चे बंटवाए थे, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसमें इतनी सीरियस सीरियस कंडीशन लिखी थी कि कोई भी व्यक्ति ये विश्वास कर सकता है कि मुझे ऐसा होने पर 100 पाउंड मिलेगा। उसने कहा था कि मेरी कंपनी ने एक दवा को खोजा है जिसके खाने के बाद इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। चलो सी कंडीशन नंबर एक। कंडीशन नंबर दो, और अगर किसी को दवा के खाने के बाद भी इन्फ्लुएंजा होता है तो मेरी कंपनी 100 पाउंड उसको डैमेजेस देगी। कंडीशन नंबर दो वेरी सीरियस। तीसरा, मैंने 100 पाउंड देने के लिए 1000 पाउंड लंदन के अलायंस नामक बैंक में जमा कर रखा। तब ये कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने ऑफर दिया था, ये जनरल ऑफर है, और जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अतः कार्लिल 100 पाउंड पाने की अधिकारिणी है, और इसी केस ला से जनरल ऑफर की उत्पत्ति हुई। देखो कितना इंपॉर्टेंट केस था, केस ला नंबर सेकेंड। केस ला नंबर थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है 1913 का, 1913। ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव की संसूचना से है। देखिए इसमें जो गौरी दत्त है ये सेठ हैं, व्यापारी हैं, और लालमन शुक्ला उनके यहाँ मुनीम। मुनीम का मतलब अकाउंटेंट का काम करता है। जो सेठ जी गौरी दत्त है, उनका भतीजा खो गया, और उन्होंने भतीजे को एक दो दिन खोजा जहाँ जहाँ संभावित जगह थी,
लेकिन भतीजा मिला नहीं उनको। तब सेठ जी ने अपने नौकर लालमन शुक्ला को 2-3 दिन की छुट्टी दी और ये बोला कि आप जाइए और मेरे भतीजे को खोजिए। लालमन शुक्ला उनके भतीजे को खोजने के लिए गए। अभी लालमन शुक्ला लौटे नहीं थी, तभी सेठ जी ने पूरे शहर में ये पर्चे बँटवाए कि जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, उसको मैं ₹501 इनाम दूँगा। पर्चे शहर में बँट गए। जब लालमणि शुक्ला वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कि एक बस स्टैंड के पास वहाँ पर उनका भतीजा खड़ा था। लालमन शुक्ला उस भतीजे को पकड़ते हैं और सेठ जी के पास लाके सु लालमन शुक्ला को ये पता चलता है कि मेरे एब्सेंस में सेठ जी ने एक पर्चे बँटवाए थे, जिसमें कहा था कि जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, उसको मैं ₹501 दूँगा। लालमन शुक्ला ने सेठ जी से ₹501 की डिमांड की। सेठ जी ने देने से इनकार कर दिया। जब मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट पे पहुंचा, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो सेठ जी ने शहर में पर्चे बंटवाए थे ₹501 इनाम के लिए, उसकी जानकारी लालमन शुक्ला को नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला तो पहले से डिप्यूट कर दिए गए थे भतीजे खोजने के लिए। लालमन शुक्ला की अनुपस्थिति में वो पर्चे बंटवाए गए थे और उस पर्चे की बातों की जानकारी लालमन शुक्ला। या आप ये कह सकते हैं कि जो पर्चे बँटे थे, वो एक्सेप्ट लालमन शुक्ला थे। लालमन शुक्ला उसके दायरे में नहीं आते थे। तो कोर्ट ने कहा चूँकि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल यानी लालमन शुक्ला को सेठ जी के प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी, अतः वो ₹501 इनाम पाने के हकदार। देखो कितना इम्पोर्टेंट केस लड़ दिया। चलिए आज के हम लोग तीसरे केस पे जानते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों का नाम ही बाल्फोर है। तो ये क्लियर नहीं होता है कि प्लेंटिफ जो बाल्फोर है वो कौन है, जो डिफेंडेंट बाल्फोर है वो कौन है। तो हमने आप लोग की सुविधा के लिए इसको हमने बना दिया मिसेस बाल्फोर वर्सेस मिस्टर बाल। ये पति पत्नी का मैटर है और ये 1919 का केस है। इसका सब्जेक्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, विधिक संबंध सृजित करने का असर। तो कोई ये लंदन का श्रीलंका का एक पहले नाम होता था सिलोन। ये दोनों पति पत्नी सिलोन के रहने वाले थे। ये लोग अपने छुट्टियों को बिताने के लिए लंदन गए थे। जो मिस्टर बालफोर थे ये सिलोन की गवर्नमेंट में जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सिलोन की सरकार में। और जब छुट्टियां ख़त्म होने लगी, जब दोनों वापस आने लगे, अचानक मिसेस बालफोर की तबीयत खराब। तो मिस्टर बालफोर ने बोला कि मुझे तो नौकरी पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहीं रुक कर अपना इलाज करा लीजिए और इलाज कराने के बाद आप वापस आ जाइएगा सिलोन। और मिस्टर बालफोर अपने मिसेस को इलाज के लिए पैसे देने लगे। जब उनकी वाइफ ठीक हो गई, तो वो सिलोन वापस नहीं आए, बल्कि वो लंदन में रुक गए। और बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड मिस्टर बालफोर से ये डिमांड किया कि मुझे आप पैसे भेजिए, मेंटेनेंस दीजिए। तो मिस्टर बालफोर ने कहा कि मैंने तो आपको वहाँ पर रुकने के लिए तब तक के लिए कहा था, जब तक कि आपका इलाज हो रहा। अब आपका इलाज हो गया, आपको वापस आना। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में कोई विधिक संबंध ये नहीं सृजित हुआ था कि मिसेस बालफोर लंदन में रुकी रहेंगे, उनको पैसा दिया जाए। इसलिए कोर्ट ने मिसेस बालफोर का ये पिटीशन खारिज कर दिया कि जो उन्होंने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग की। ये भी डियर स्टूडेंट बराबर आप लोग के एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट में है, पांचवा आपके लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है, राज लकी देवी वर्सेस भूतोनाथ मुखर्जी। ये 1900 का केस है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। इसका सब्जेक्ट मैटर है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से बंधे निकट संबंधियों के बीच प्रतिफल की आवश्यकता नहीं हो। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 25 एक्सेप्शन फर्स्ट है। देखो इस केस में क्या होता है, ये पति पत्नी का ये भी मैटर है। राजलकी देवी पत्नी है और भूतोनाथ मुखर्जी उसके हस्बैंड है। दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती, मतलब झगड़े। जब झगड़े हो जाते हैं राजलकी देवी और भूतोनाथ मुखर्जी में, तो दोनों अलग रहने लगते।
इसके बाद राजलक्ष्मी देवी अपने पति से कहती है कि मुझे आप मेंटेनेंस दीजिए, और मेंटेनेंस इस बात के लिए दीजिए कि मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच आती हूँ, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से बंधे निकट संबंधी हूँ, इसलिए मुझे आप मेंटेनेंस दीजिए और मुझे कोई कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अलग रह रही हूँ। तो भूतनाथ मुखर्जी और ये जब इनके बीच विवाद हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला कि जब पति पत्नी में प्राकृतिक प्रेम और स्नेह बना रहता है, तो उनको बिना किसी प्रतिफल के जो वो लोग करार करते हैं भरण पोषण का, वो विधिमान प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। लेकिन अगर झगड़े हो गए, अगर अनबन हो गया, तो नेचुरल लव अफेक्शन ब्रीच कर गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, तो धारा 25 का अपवाद एक लागू नहीं होगा, और जब लागू नहीं होगा, तो राजलकी देवी को भरण पोषण पाने का कोई भी अधिकार नहीं है, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजलकी देवी को भरण पोषण देने से इनकार कर, ये ध्यान रखिए। यही बात अगर सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मांगी जाए, तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 तो ये कहती है कि जब अनबन हो तभी मेरे पास आना, जब झगड़े हो तभी आना, तो वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने डिमांड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया था, तो वहाँ पर राजलकी देवी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए 5 केसेस सेलेक्ट किए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे। आप लोग इसकी स्टडी करिएगा, जो आपको बताया गया कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको आप ज़रूर लिखिएगा। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए, अब केवल 15 से 16 दिन और बचे हैं। इसके बाद ये जो हम लोग का 3 क्रिमिनल लॉ है पुराना, आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस, ये हट जाएगा। 30 जून 2024 की मिडनाइट 12 बजे के बाद ये कानून हट जाएगा। जब आप लोग 1 जुलाई 2024 को सुबह उठेंगे, अब आप लोग बंध जाएंगे न्यू क्रिमिनल्स लॉ से। जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, जिसको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के नाम से जानते हैं, ये 1 जुलाई से इन्फोर्स होने जा रहा है पूरे इंडिया में। अगर आप इसके स्टडी मटेरियल को, इसके एमसीक्यू को मंगाना चाहते हैं, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, तो ये आप इसको मंगा सकते हैं। कैसे इसको मंगाएं? ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको शो कर रहे हैं। इसमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट दे देंगे। जब आपका पोस्टल एड्रेस कंप्लीट आ जाएगा, तो आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। कोचिंग के क्यूआर कोड में आप अपने फीस को डिपॉजिट कर देंगे, तो आपको 6 वालों में इसके सब्जेक्टिव मैटर और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव मैटर आपको मिल। एक आप लोग को और सूचना देना चाहते हैं कि जो 20 जून आ रही है, 20 जून 2024 को जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, इसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो ऑनलाइन रहेंगे, गूगल मीट पर आपको मिलेंगे। गूगल मीट पर जो क्लास चलेगी वो एट 8 PM, 8 बजे शाम को, क्योंकि सारे एडमिशन जो ले रहे हैं एडवोकेट लोग ज़्यादा हैं, 8 बजे शाम को, ताकि आप लोग सारे काम से फ्री हो जाए। क्लास में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, यानी आप डायरेक्ट क्लास से जुड़ेंगे, प्लस इसके रिकॉर्डेड वीडियो। तो जो स्टूडेंट एपीओ की सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अब आप लोग का एग्ज़ाम न्यू क्रिमिनल लॉ से होगा, और न्यू क्रिमिनल लॉ का एक पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है नए क्रिमिनल लॉ का। इसके बाद इसमें और भी पेपर पढ़ाए जाएंगे, जो पीएसए, बीएनएस, बीएसएस है। इसके बाद भी आपको सिविल सिविल लॉ के सारे पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर सब पढ़ाए जाएंगे। एक नया बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेगा। इन्हीं दोनों व्हाट्सएप में से किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, और जो आधार कार्ड आप भेजेंगे वो फेस साइड बैक साइड, यानी आगे पीछे दोनों का। इसके बाद आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। कोचिंग के क्यूआर कोड में आप अपनी फ़ीस को जमा करेंगे, फिर आप बैच में ले लिए जाएंगे। लिंक आपको बैच में मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी लिंक आपको बैच मिलेगी। देखिए, इस बार जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोग को इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस देने की सुविधा दी जा रही है, और इसके साथ साथ पर मंथ भी आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। जो लोग जो एपीओ का एडमिशन लेंगे, उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो लोग जुडिशरी का, हायर जुडिशियल का सिलेक्शन लेंगे, उनको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
18 महीने का मतलब है दिसंबर 2025, 24 नहीं, दिसंबर 2025 तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एक लंबे ड्यूरेशन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।